जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने अपने फ्रेंड को कार दी 1 हफ्ता ऊपर, इज नॉट बिल। अब ये जो हम लोग बैंक लॉ के लिए बिलर लायबल होगा, ठीक है। अब अगर है ना, तो जैसे एक नॉर्मल आदमी नॉर्मल। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट टर्न पर हम लोगों ने यूनिट 7 को कंप्लीट किया था जेएनजी 2.0 में। उसके बाद में आता है आपका यूनिट 8। यूनिट 8 है आपका बेलमेंट एंड प्लेज। हम लोग यहां पर कर रहे हैं स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हम लोगों ने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ा, उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कंप्लीट किया। अब उसके बाद में बारी आती है बेलमेंट एंड प्लेज की, है ना। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से स्टार्ट करेंगे यूनिट 8। तो देखिए यूनिट 8 है आपका बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट एंड प्लेज सेक्शन 148 से सेक्शन 181 तक। सबसे पहले देखते हैं कि बेलमेंट और प्लेज में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, एग्जाम में किससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। अगर टॉपिक्स हमारे दिमाग में है ना, तो उससे रिलेटेड थ्योरी तो हम बना लेते हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग बेलमेंट का मतलब समझेंगे, एग्जैक्टली बेलमेंट होता क्या है। फिर उसके बाद में ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेलर को करेंगे, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेली को करेंगे, यानी दोनों के ड्यूटीज और दोनों के राइट्स को। फिर उसके बाद में फाइंडर ऑफ गुड्स, क्योंकि फाइंडर ऑफ गुड्स भी एक तरीके का बेलमेंट का ही कॉन्ट्रैक्ट वहां पर बनता है, एक तरीके का बेलमेंट ही होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में भी हालांकि ये है। जनरल लीन को समझेंगे, पर्टिकुलर लीन को समझेंगे। लीन क्या होता है, कितने तरह का होता है ना। जनरल लीन क्या होता है, पर्टिकुलर लीन क्या होता है, इसको देखेंगे। उसके बाद में प्लेज का मतलब समझेंगे कि प्लेज क्या होता है। प्लेज में दो पार्टीज होती हैं, पॉनर और पॉनी, ठीक है। तो पॉनर के क्या राइट्स होते हैं, पॉनर के क्या राइट्स होते हैं। पॉनर की यहाँ पर बेटा स्पेलिंग गलत है, उसको सही कर लेना, ठीक है। हाँ, तो पॉनर के क्या राइट्स होते हैं। और दूसरा प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, यानी कि अगर आपके पास में ओनरशिप नहीं है तो फिर क्या आप प्लेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 148 में आते हैं। सेक्शन 148 बताता है मीनिंग ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट का देखो मतलब क्या होता है। जब हमारे गुड्स यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी, जब हमारे गुड्स या मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन या डिलीवरी किसी दूसरे पर्सन के पास में जाता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस, और जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो सामने वाली पार्टी उसको हमें वापस कर देगी। दिस इज कॉल्ड बेलमेंट। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब हमारे गुड्स का पोजीशन या जब हमारे गुड्स की डिलीवरी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी दूसरे पर्सन के पास में जाती है, यानी कि हम उसको यूज करने के लिए दे रहे हैं, हम उसको सही करने के लिए दे रहे हैं, हम उसको रिपेयरिंग के लिए दे रहे हैं, तो पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है ना। फिर जब उसका पर्पस पूरा हो जाएगा, यानी कि अगर मान लीजिए किसी पर्पस के लिए दी थी, उसको यूज करने के लिए दी थी, जब उसका यूज पूरा हो जाएगा, उसको रिपेयर करने के लिए दी थी, जब रिपेयर हो जाएगा तब वो गुड्स हमको वापस मिल जाएंगे। देखो गुड्स के केस में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक होता है ओनरशिप और एक होता है डिलीवरी, यानी कि पोजीशन। पोजीशन और ओनरशिप दोनों अलग अलग है। अगर कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो उसको हमेशा क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, लेकिन हालांकि इसी से रिलेटेड है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। जब कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो वहां पर हमेशा क्या होगा, सेल, क्योंकि सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है। अगर केवल पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, ओनरशिप पहले भी मेरे पास में थी, अभी भी मेरे पास में, केवल और केवल पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है फॉर स्पेसिफिक पर्पस या किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। जब वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड निकल जाएगा या जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा और वो गुड्स हमको वापस मिल जाएंगे, दिस इज कॉल्ड बेलमेंट। तो यहां पर भी एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे गुड्स हैं, मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी है, मैं आपको यूज करने के लिए दे रहा हूं, तो भाई आपकी भी तो कुछ ड्यूटीज बनेंगी ना, मेरे पास में भी तो कुछ अधिकार होंगे ना, आपके पास में भी कुछ अधिकार होंगे, मेरे ऊपर भी कुछ ड्यूटीज बनेंगी। तो भाई यहां पर भी दोनों पार्टीज के ऊपर राइट्स भी आते हैं और दोनों पार्टीज के ऊपर ऑब्लिगेशंस भी क्रिएट होती हैं। तो इस वजह से यहां पर एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है और इसी कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। मेरी बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा फ्रेंड है, उसको मान लीजिए आगरा घूमने के लिए जाना है, वो मेरे पास में आया, उसने बोला कि सर 1 हफ्ते के लिए अपनी कार मेरे को दे दीजिए, हम लोग फैमिली के साथ में आगरा जा रहे हैं और आगरा से जब घूम करके आएंगे तो आपकी कार आपको वापस कर देंगे। तो कार की ओनरशिप किसकी है? मेरी। मैंने कहा चल भाई ठीक है ले जा।
तो मैंने अपनी कार की डिलीवरी उसको दे दी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसको आगरा घूमने के लिए जाना था। जब उसका पर्पस पूरा हो जाएगा, यानी कि जब वो घूम लेगा, 1 हफ्ते निकल जाएंगे, तब वो आकर के मेरी कार मेरे को वापस कर देगा। दिस इज कॉल्ड बेलमेंट। तो एक बार फटाफट से देखते हैं। तो बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट में क्या होता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स होते हैं, ठीक है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होता है पोजीशन फॉर सम पर्पस या फॉर स्पेसिफिक पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट that the good shall when purpose is accomplished, यानी कि जब पर्पस पूरा हो जाएगा, be returned or otherwise disposed of according to bailor। बेलमेंट के केस में दो पार्टीज होती हैं, एक होता है बेलर और एक होता है बेली। जो गुड्स की डिलीवरी देता है, यानी कि जो ओनर है, जो गुड्स की डिलीवरी दे रहा है, उसको बोलेंगे बेलर, और जिसके पास गुड्स का पोजीशन जा रहा है उसको बोला जाएगा बेली, है ना। आगे देखते हैं पार्टीज टू बेलमेंट। तो पार्टीज मैंने आपको बताया कि एक होता है बेलर और एक होता है बेली। बेलर द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स, जो डिलीवर कर रहा है। बेली द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड, जिसको गुड्स डिलीवर किए जा रहे हैं। एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। मिस्टर पंकज डिलीवर हिज कार टू मिस्टर यश गैरेज फॉर रिपेयर। मैंने आपको बताया किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, यानी कि रिपेयरिंग के लिए, यूज करने के लिए, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर उन्होंने रिपेयर होने के लिए अपनी कार दी। यहां पर मिस्टर पंकज इज द बेलर एंड मिस्टर यश इज द बेली, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं बेलमेंट के, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। बेलमेंट हम लोगों ने एक जगह पर और पढ़ा था, जो हम लोगों ने पढ़े थे एक्सेप्शन ऑफ कंसीडरेशन। कैसे? कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पर कंसीडरेशन नहीं भी होती है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, वहां पर हम लोगों ने बेलमेंट भी पढ़ा था। बेलमेंट के केस में कंसीडरेशन होना जरूरी नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने अपने फ्रेंड को कार दी 1 हफ्ते के लिए घूमने के लिए, अब मैं अपने फ्रेंड से पैसे थोड़ी ना चार्ज करूंगा, तो यहां पर तो कंसीडरेशन है नहीं। लेकिन अगर यही कार उसने ओला से ली होती, किसी जो टूर एंड ट्रेवल्स वाले होते हैं उनसे ली होती, तो उनको कार का रेंट देता ना, तो वहां पर कंसीडरेशन होती। तो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो नो कंसीडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। दूसरा, डिलीवरी ऑफ गुड्स, पोजीशन का ट्रांसफर होना जरूरी है, डिलीवरी होना जरूरी है। डिलीवरी कितने तरीके की होती है? डिलीवरी 3 तरीके की होती है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक। एक्चुअल का मतलब फिजिकल पोजीशन, ये पेन है, ये पेन मैं यूज करने के लिए आपको दे रहा हूं, मैंने आपको हैंड ओवर कर दिया फिजिकली, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब जहां पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि डिलीवरी हो गई। जैसे मुझे आपको कार देनी है, आपने अपने ड्राइवर को भेजा, मैंने ड्राइवर को कार दे दी, तो मैं क्या मान करके चलूंगा कि मैंने आपको कार दे दी। यहां पर एजम्पशन लिया जाता है, यहां पर अज्यूम किया जाता है। जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर गुड्स की डिलीवरी को लेता है तो उसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। जैसे मुझे आपको गुड्स भेजने मुंबई, आपने कहा कि XYZ ट्रांसपोर्ट वाले को दे देना, मैंने XYZ ट्रांसपोर्ट वाले को दे दिया, तो मैं क्या मान करके चलूंगा भाई गुड्स की डिलीवरी आपको हो गई। क्यों? क्योंकि आपके कहने से मैंने उस ट्रांसपोर्ट वाले को गुड्स दी। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब अज्यूम करना, जहां पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि डिलीवरी हो गई है। दूसरा, सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक इज द पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जहां पर हम एक सिंबल के तौर पे देते हैं। वहां पर हम गुड्स उठा करके नहीं दे सकते, गुड्स की फिजिकल डिलीवरी नहीं दे सकते, लेकिन वहां पर हम एक सिंबल देते हैं। उस सिंबल से ही पता चल जाता है कि यहां पर गुड्स की डिलीवरी हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल कार की चाबी, अब मुझे आपको कार देनी है तो मैं कार उठा करके थोड़ी ना दे सकता हूं। मुझे आपको बाइक देनी है तो मैं बाइक उठा करके थोड़ी ना दे सकता हूं। मैं क्या दूंगा? कार की चाबी दूंगा, बाइक की चाबी दूंगा। चाबी वहां पर एक सिंबल का काम कर रही है, चाबी वहां पर एक सिंबल का काम कर रही है। दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी, है ना। तो डिलीवरी होना जरूरी है। डिलीवरी कैसे भी हो सकती है, एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और सिंबॉलिक भी हो सकती है। देखो, डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर मे बी एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक, है ना। पर्पस, अब पर्पस होना जरूरी है। किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड्स की डिलीवरी की जा रही है, तो पर्पस देखते हैं। गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर सम पर्पस, पर्पस में बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, है ना। पोजीशन, यहां पर पोजीशन चेंज होता है।
यहां पर पोजीशन चेंज होता है, जैसे डिलीवरी होगी वैसे ही पोजीशन भी चेंज होगा। पोजीशन ऑफ गुड्स चेंजेस ऑफ पोजीशन डज नॉट लीड टू चेंज ऑफ ओनरशिप। मैंने आपको बताया कि ओनरशिप कब चेंज होती है, ओनरशिप सेल के केस में चेंज होती है, वैसे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। अगर बेलमेंट के केस में केवल और केवल पोजीशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। रिटर्न ऑफ गुड्स, जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो बेली क्या करेगा, बेलर को वो गुड्स वापस कर देगा। तो बेली इज ऑब्लाइज्ड टू रिटर्न द गुड्स, है ना। आगे देखते हैं। डिपॉजिट ऑफ मनी इन अ बैंक इज नॉट बेलमेंट सिंस द मनी रिटर्न बाय द बैंक वुड नॉट बी आइडेंटिकल करेंसी नोट्स। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये केस लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसी को ही घुमा फिरा करके लंबी चौड़ी कहानी बना करके केस लॉ में पूछ लिया जाता है। अब जो हम लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं, तो अगर देखो तो पैसों की ओनरशिप मेरी है, मैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, इंटरेस्ट के लिए बैंक के पास में जमा कर रहा हूं। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं बैंक से पैसे निकाल लूंगा। क्या इसको बेलमेंट माना जाएगा? नहीं। क्यों नहीं माना जाएगा? देखो जैसे गुड्स दे रहे हैं वैसे ही गुड्स हमको मिलने चाहिए, जैसी प्रॉपर्टी दे रहे हैं वैसी ही प्रॉपर्टी हमको वापस मिलनी चाहिए। अब जो करेंसी नोट्स हमने जमा किए, क्या सेम वही करेंसी नोट्स हमको वापस मिल सकते हैं? नहीं, नंबर अलग अलग होगा ना। जिस नंबर का नोट आपने डिपॉजिट किया है, क्या सेम नंबर की करेंसी आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो बेटा इसको बेलमेंट नहीं माना जाएगा। डिपॉजिटिंग ऑर्नामेंट्स इन अ बैंक लॉकर इज नॉट बेलमेंट। अब ये जो हम लोग बैंक लॉकर में अपनी ज्वेलरी, अपना गोल्ड या अपने जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बैंक लॉकर में डिपॉजिट करते हैं, तो क्या बैंक लॉकर में जो डिपॉजिट करते हैं क्या उसको बेलमेंट माना जाता है? नहीं, उसको भी बेलमेंट नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि जब हम लॉकर में गोल्ड रखते हैं तो बैंक क्या करता है, बैंक उस लॉकर की चाबी हमको दे देता है। तो चाबी क्या हो गई? एक सिंबॉलिक डिलीवरी हो गई। तो इसका मतलब डिलीवरी तो अभी भी मेरे पास ही है, पोजीशन तो अभी भी मेरे पास ही है ना। तो इस वजह से अगर बैंक में, अगर आप लॉकर में कुछ भी रखते हैं तो उसको भी बेलमेंट नहीं माना जाएगा। देखो, बिकॉज ornaments आर केप्ट इन अ लॉकर whose की आर स्टिल विद द ओनर एंड नॉट विद द बैंक। डन है? तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये केस लॉ में पूछा जा सकता है ना। आगे देखते हैं। अब देखो ड्यूटीज, अब जब अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो 100% राइट्स और ड्यूटीज ये दोनों और दोनों पार्टीज के लिए होंगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं बेलर की ड्यूटीज क्या होती हैं। बेलर की ड्यूटीज क्या होती है? तो सबसे पहले डिस्क्लोज नोन फैक्ट्स। भाई अगर नोन फॉल्स होगा बेटा, नोन फॉल्स होगा, तो सही कर लीजिएगा, नोन फॉल्स ना। देखो अब यहां पर एक चीज देखने वाली है कि जो बेलमेंट है ना वो दो तरीके का होता है। एक होता है ग्रेचुअस बेलमेंट और एक होता है नॉन ग्रेचुअस। ग्रेचुअस का मतलब मुफ्त में, यानी कि विदाउट कंसीडरेशन, और नॉन ग्रेचुअस का मतलब विद कंसीडरेशन। तो अभी मैंने आपको बताया कि बेलमेंट में कंसीडरेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अगर बेलमेंट में कंसीडरेशन है तो उसको बोलेंगे नॉन ग्रेचुअस, और अगर बेलमेंट में कंसीडरेशन नहीं है तो उसको बोला जाएगा ग्रेचुअस बेलमेंट। तो यहाँ पर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे पहले तो अगर बेलर को पता है कि जिन गुड्स का पोजीशन वो दे रहा है, जिन गुड्स की वो डिलीवरी दे रहा है उसमें कुछ दिक्कतें हैं, उसमें कुछ फॉल्ट है, तो बेलर की ये ड्यूटी बनती है, बेलर की ये ड्यूटी बनती है कि वो उन फॉल्ट्स के बारे में बता दे कि भाई ठीक है, मैं अब तुम्हें अपनी गाड़ी दे रहा हूं, मेरी गाड़ी में ब्रेक कम लगते हैं, ध्यान रखना। अब मेरे को पता है कि मेरी गाड़ी में ब्रेक कम लगते हैं, मैंने उसको पोजीशन दे दिया और मैंने उसको बताया नहीं कि गाड़ी में ब्रेक कम लगते हैं। कल को एक्सीडेंट हो गया, गलती किसकी है? उसकी नहीं है, मेरी है। वो तो ये मान करके चल रहा था कि यार सर ने गाड़ी दी है तो सही दी होगी, कोई कमी होगी तो बता देते, मैंने कुछ नहीं बताया। यहाँ पर गलती किसकी है? बेलर की। तो देखो ड्यूटीज तो बनती है। तो सबसे पहले आता है कि अगर किस गुड्स में कोई भी कमी है तो बेलर की ये ड्यूटी होती है कि बेलर उसके फॉल्ट्स के बारे में बेली को डिस्क्लोज करे। अब क्वेश्चन ये उठता है, अगर बेलर को फॉल्ट्स के बारे में पता है तो क्या होगा, और अगर बेलर को फॉल्ट्स के बारे में नहीं पता है तो क्या होगा। जैसे मेरी गाड़ी में ब्रेक नहीं लग रहा है, मुझे खुद को भी नहीं पता। जब मुझे खुद को नहीं पता तो मैं बेली को क्या ही बताऊंगा। तो यहां पर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक ग्रेचुअस बेलमेंट और दूसरा नॉन ग्रेचुअस। अगर ग्रेचुअस बेलमेंट है
यानी कि मुफ्त में चीजें हो रही हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि बेलर केवल उन्हीं फॉल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जिन फॉल्ट्स के बारे में बेलर को जानकारी है। अगर बेलर को पता है कि गुड्स में ये कमी है तो बेलर को बता देना चाहिए, यानी नोन फॉल्ट्स। और अगर नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है तो फिर वहां पर भाई फॉल्ट्स चाहे नोन हो या अननोन हो, आपको बताना है। अब यहां पर ऐसा क्यों बोला गया, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। देखो, अगर मैं यार उससे पैसा कमा रहा हूं, मैं उससे गाड़ी का रेंट ले रहा हूं, गाड़ी के हायर चार्जेस दे रहा हूं, तो फिर यार ये तो मेरी ड्यूटी बनती है कि अगर मैं उससे पैसे कमा रहा हूं तो उसको अच्छी चीज दूं, उसको मैं खुद चेक करूं, हर एक चीज चेक करूं और चेक करके तब दूं। और अगर चेक करके मैंने दी होती तो मुझे पता चल जाता कि गाड़ी में ब्रेक कम लग रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं चेक करता तो मुझे पता चल जाता गाड़ी में फॉल्ट क्या है। इसका मतलब ये मेरी लापरवाही है, और मेरी लापरवाही है तो सजा भी किसको मिलेगी? मुझे मिलेगी, सामने वाले को कॉम्पनसेशन भी मुझे देना पड़ेगा। तो वही चीज है यहां पर। अगर ग्रेचुअस बेलमेंट है तो बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स विच ही इज अवेयर ऑफ, उसके बारे में जानकारी है। नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है तो इफ गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर, बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डैमेज वेदर ही वॉज और वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फॉल्ट। तो उसको पता हो या ना पता हो, दोनों के लिए वो लायबल होगा। अब उसी तरीके से टू बेयर नेसेसरी एक्सपेंसेस, तो भाई बेलर की ये भी ड्यूटी बनती है कि अगर कोई नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं, तो वो बेलर को पे करने पड़ेंगे। लेकिन यहां पर भी इसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, एक ग्रेचुअस बेलमेंट और दूसरा नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट। तो बेटा अगर ग्रेचुअस बेलमेंट है तो वहां पर जितने भी नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं और जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं वो इंकर्ड करने पड़ेंगे बेलर को। जैसे फॉर एग्जांपल एक मिस्टर एक्स हैं, वो कुछ समय के लिए बाहर जा रहे हैं, उनके पास में एक काऊ है। उन्होंने अपने पड़ोसी को बोला कि यार 2-3 महीने के लिए मैं बाहर जा रहा हूं और मेरी काऊ को तुम संभाल करके रख लो। नेबर ने बोला ठीक है भाई रख लेंगे। अब नेबर काऊ का ध्यान भी रख रहा है, काऊ को खाना भी खिला रहा है, तो खाना क्या हो गया? वो तो नेसेसिटी हो गई, जरूरत की चीज हो गई। अब बीच में काऊ की तबीयत खराब हो गई तो उसने डॉक्टर को बुला करके इलाज भी करवाया, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। तो अगर ग्रेचुअस बेलमेंट है यानी कि मुफ्त में है, वो मेरे से काऊ को रखने के कोई भी पैसे नहीं ले रहा है, तो फिर वहां पर चाहे नेसेसरी हो चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, दोनों के लिए बेलर लायबल होगा। ठीक। अब अगर नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है, अगर नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है, भाई सामने वाला पैसा भी ले रहा है, तो जब यार किसी चीज को रखने का पैसा ले रहे हो, है ना, अगर किसी भी चीज का पैसा ले रहे हो तो फिर नेसेसरी एक्सपेंसेस तो आप बेयर करोगे। तो वहां पर बेलर की ड्यूटी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस की है। वहां पर बेलर की ड्यूटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस की है ना। तीसरा इंडेमनिफाई बेली। भाई अगर बेलर एक हफ्ते के लिए अपनी गाड़ी दे रहा है, जैसे सपोज करो भी मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने आपको एक हफ्ते के लिए अपनी कार दी या अपने दोस्त को कार दी आगरा घूमने के लिए। अब मैं भी आगरा पहुंच गया 2 दिन बाद। अब मैं देख रहा हूं कि यार मेरा दोस्त तो जो है वो आराम से मेरी गाड़ी लेकर के घूम रहा है, मैं टैक्सियों के धक्के खा रहा हूं, मैं रिक्शा के धक्के खा रहा हूं। अब मैंने उसको फोन किया, भाई देख ठीक है मैं फ्री था, मैंने अपनी कार दे दी, अब एक काम कर कि मेरी कार मेरे को वापस कर दे, मैं भी आगरा में आया हूँ, मुझे धक्के खाने पड़ रहे हैं इतनी गर्मी में इतनी धूप में, मेरी कार मेरे को वापस कर। वो उसने मेरे से बोला कि सर अगर यही चीज़ आपने मेरे को पहले ही बता दी होती तो मैं भाई घर से टैक्सी लेकर के आ जाता, तो मेरा किराया कम पड़ता। अब मुझे यहाँ पर इमरजेंसी में टैक्सी हायर करनी पड़ेगी, वो पैसे भी ज़्यादा लेगा, सब कुछ चीज़ें, तो आपने तो मेरा बजट बिगाड़ दिया ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर बेलर बिफोर मैच्योरिटी पीरियड बेलमेंट को टर्मिनेट करता है, टर्मिनेट कर सकता है। अगर ग्रेचुअस बेलमेंट है तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, मेरी चीज मैं जब चाहूं तब वापस ले लूं। लेकिन अगर मेरे टर्मिनेशन की वजह से बेली को नुकसान हो रहा है, फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा है, मैंने गाड़ी दी तो उसको उतना फायदा नहीं हुआ जितना उसको नुकसान हो गया, तो फिर उस सिचुएशन में बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बेलर उसको इंडेमनीफाई करेगा। देखो व्हेन गुड्स आर लेंट gratuitously and bailor terminate the bailment before the expiry of the period of bailment, he must compensate the bailee for the loss suffered by the bailee that is in excess of the benefit received। यानी जितना उसको फायदा मिल रहा है उससे ज्यादा उसको नुकसान हो गया है,
तो फिर उस केस में बेली के हुए नुकसान की जिम्मेदारी बेलर की होती है। आगे देखो डिफेक्टिव टाइटल। अब मेरे पास में चोरी की गाड़ी है, मैंने अपने दोस्त को दे दी, वो थोड़ी दूर गया, पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया। यार ये तो गड़बड़ चीज है, चोरी की गाड़ी दे दी, टाइटल में डिफेक्ट था, अगला बेचारा फंस गया, वो थाने पुलिस के चक्कर लगा रहा है, अपनी बेल करवा रहा है, साबित कर रहा है भैया मेरी कार नहीं है, तो ये गड़बड़ वाली चीज है ना। तो भाई अगर डिफेक्टिव टाइटल है और उसकी वजह से अगर बेली को कोई भी नुकसान हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी बेलर की होगी। indemnify for loss which the bailee may sustain by reason that the bailor was not entitled to make the bailment, है ना। आगे देखो बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स। बिल्कुल, अब जब पर्पस पूरा हो जाएगा तो बेली क्या करेगा, बेली गुड्स को वापस करेगा। भाई बेली को गुड्स वापस करने पड़ेंगे और ये बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब बेली गुड्स को वापस करे तो चुपचाप शांतिपूर्वक सही तरीके से गुड्स की डिलीवरी ले ले। अब अगर बेलर जब बेली गुड्स को वापस कर रहा है, बेलर डिलीवरी नहीं लेता है और गुड्स में कोई भी नुकसान हो जाता है तो फिर जिम्मेदारी बेली की नहीं होगी, देखो when the bailee return goods after the time of bailment has expired or the purpose of bailment has been accomplished। तो यहां पर जीआरबी का मतलब ग्रेचुअस बेलमेंट से है और एनजीबी का मतलब नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट से, ये मैंने आपको बता दिया। डन है। तो यहां पर हम लोगों ने ड्यूटीज ऑफ बेलर किया, तो जिस तरीके से ड्यूटीज ऑफ बेलर हैं उसी तरीके से ड्यूटीज ऑफ बेली भी हैं। तो अब बेली की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं देखो। तो सबसे पहले तो भाई सेक्शन 151 एंड 152 बताते हैं कि अगर आप, और ये तो एथिकली, अगर आप किसी के गुड्स यूज करने के लिए ले रहे हो तो यार गुड्स को संभाल करके तो गुरु रखोगे ना। ऐसा थोड़ी ना यार दोस्त की कार है चलो ऐसे ही खड़ी रहने दो, धूप में खड़ी रहने दो, ऐसे बगैर हवा के चलाते रहो, टायर में हवा कम है चलाते रहो, क्या होगा, टायर दूसरे का ही तो है, दूसरे का नहीं। एक आदमी जैसे अपने गुड्स को संभाल करके रखता है ना, अपने गुड्स की केयर करता है, वैसे ही उसको दूसरे के गुड्स की भी केयर करनी चाहिए। तो सबसे पहले टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड, है ना। तो जैसे एक नॉर्मल आदमी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में गुड्स को संभाल करके रखता है, अपने गुड्स को संभाल करके रखता है, वैसे ही बेली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेलर के गुड्स को संभाल करके रखे। नो अनऑथराइज्ड यूज, बिल्कुल जिस पर्पस के लिए आपको गुड्स दिए गए आप उन्हीं पर्पस के लिए आप उसको यूज करेंगे। अगर अनऑथराइज यूज करते हैं तो फिर वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेली की होगी। If Bailey use the goods bailed which is not according with the terms and conditions of the bailment, he is liable to compensate the bailor for any loss of the goods। अगर कुछ भी नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी बेलर की होगी। The contract of bailment is voidable at the option of the bailor। और अगर बेलर को पता चला कि आप गलत तरीके से गुड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपसे जब चाहे तब वो गुड्स को वापस ले सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकता है ना। दूसरा, नो मिक्सिंग ऑफ बेलर्स गुड विद हिज ओन। अब मान लीजिए कि एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, उनका शुगर का बिजनेस है, प्रीमियम शुगर का बिजनेस है, और एक मिस्टर वाई है, उनका भी शुगर का बिजनेस है लेकिन वो लो क्वालिटी की शुगर का बिजनेस करते हैं। एक बार मिस्टर एक्स को कहीं पर जाना था तो उन्होंने मिस्टर वाई से बोला कि यार मेरे पास में महंगी वाली शुगर है, तुम एक काम करो कुछ समय के लिए मेरी शुगर हम तुम्हारे यहाँ रखवा देते हैं, बारिश का मौसम है कहीं खराब ना हो जाए, मेरे यहाँ पानी भर गया अगर या कोई भी दिक्कत हो गई। तो उन्होंने कहा ठीक है रखवा दीजिए, उन्होंने शुगर रखवा दी। अब गलती से मिस्टर वाई ने क्या किया या मिस्टर वाई के एम्प्लॉय ने क्या किया, उनकी जो प्रीमियम क्वालिटी वाली शुगर उसको अपनी लोअर क्वालिटी वाली शुगर से मिला दिया। अब ये तो गुरु गड़बड़ हो गई। तो यहां पर बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बेली अपने गुड्स के साथ में कभी भी मिक्स नहीं करेगा, है ना। देखते हैं, अगर मिक्सिंग विद कंसेंट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, अगर कंसेंट लेकर के मिक्सिंग करी तब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे है, वो दोनों लोग आपस में उसको डिवाइड कर लेंगे। बोथ पार्टीज शैल हैव एन इंटरेस्ट इन प्रपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन द मिक्सचर दस प्रोड्यूस। दूसरा, मिक्सिंग विदाउट कंसेंट। अब अगर कंसेंट नहीं लिए तो क्या होगा भाई, अगर कंसेंट नहीं लिया और गुड्स मिक्स हो गए तो अगर गुड्स कैन बी सेपरेटेड, अगर गुड्स सेपरेट हो सकते हैं तो गुड्स को सेपरेट करने का खर्चा कौन उठाएगा? बेली उठाएगा, क्योंकि गलती
उसकी है। इफ गुड्स कैन बी सेपरेटेड, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स रिमेन द पार्टीज रिस्पेक्टिवली, but the bailey is bound to bear the expenses of separation and damage arising from the mixture। और अगर कोई भी नुकसान हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी बेली की होगी। और अगर गुड्स सेपरेट नहीं हो सकते तो वहां पर बेलर का पूरा नुकसान हुआ है, उस नुकसान की पूरे नुकसान की जिम्मेदारी किसकी होगी? बेली की होगी। मिक्सिंग विदाउट कंसेंट में इफ गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, बेलर इज एंटाइटल्ड टू बी कॉम्पनसेट बाय द बेली फॉर लॉस ऑफ द गुड्स। डन है सबको यहां तक? नेक्स्ट, टू रिटर्न एनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट अक्रूइंग फ्रॉम बेल। अब अगर गुड्स से कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट हुआ है, अगर गुड्स से कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट हुआ है, जैसे मैंने काऊ दी, काऊ ने काफ को बॉर्न किया, तो काफ किसका हुआ? बेलर का हुआ। तो अगर गुड्स बढ़े हैं या गुड्स से कोई भी बेनिफिट हुआ है तो उस बेनिफिट पे भी राइट होता है हमेशा बेलर का। देखो, बेली हैज टू डिलीवर टू द बेलर एनी इंक्रीज और प्रॉफिट विच मे हैव अक्रूड फ्रॉम द गुड्स बेल। नो एडवर्स टाइटल। भाई बेली की यह भी ड्यूटी बनती है कि ओनरशिप अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं कराएगा। उसके पास में पोजीशन है, केवल पोजीशन रहेगा, ओनरशिप कभी भी अपने नाम पे करने की कोशिश नहीं करेगा। बेली मस्ट होल्ड द गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ एंड फॉर द बेलर ही कैन नॉट डिनाई द टाइटल ऑफ बेलर। वो बेलर की ओनरशिप पे क्वेश्चन नहीं उठा सकता, नहीं ओनरशिप को खुद के नाम पर ट्रांसफर करा सकता है। तो ड्यूटीज ऑफ बेलर, ड्यूटीज ऑफ बेली, राइट्स ऑफ बेलर और राइट्स ऑफ बेली, इस अगर चैप्टर में देखा जाए तो मोस्टली यही थ्योरी है। देखो, एक चीज, एक रूल मैं आपको बता रहा हूं, जो एक पार्टी का अधिकार होता है वही एक पार्टी की ड्यूटी होती है, वही एक पार्टी की ऑब्लिगेशन होती है। यानी कि मेरे और आपके बीच में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो जो मेरा अधिकार होगा, अगर मेरे पास में अधिकार है कि मैं आपसे 5 लाख रुपए लूं, तो जो मेरा अधिकार होगा वो आपकी ऑब्लिगेशन होगी। यानी कि आपकी ऑब्लिगेशन क्या है? आप मुझे 5 लाख रुपए दो। मेरी ऑब्लिगेशन है आपको कार की डिलीवरी देना, तो अब आपके पास में अधिकार है कार की डिलीवरी को लेना। तो जो एक पार्टी का राइट होता है वही एक पार्टी की ड्यूटी होती है। जैसे सपोज करो कि आप राइट्स ऑफ बेलर भूल गए, तो आप ड्यूटीज ऑफ बेली याद रखो कि भाई बेली की क्या ड्यूटीज थी, वही बेलर के राइट होंगे। अगर राइट्स ऑफ बेली भूल गए तो बेलर की ड्यूटीज याद रखो, वो बेली के राइट्स होंगे, है ना। किसी एक का याद रख लो तो दूसरे के पॉइंट्स अपने आप रिकॉल हो जाएंगे, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो फटाफट से देखते हैं एक बार राइट्स ऑफ बेलर, बेलर के पास में क्या क्या अधिकार होते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट। बिल्कुल बेलर के पास में राइट होता है कि अगर वो चाहे तो बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। लेकिन हम लोगों ने ये कल पढ़ा था कि अगर ग्रेचुअस बेलमेंट है तो उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, लेकिन नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है तो उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते। राइट टू डिमांड बैक एनी टाइम, तो बिल्कुल गुड्स को हम कभी भी वापस ले सकते हैं। राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। अगर बिल्कुल अगर किसी भी पर्सन ने, किसी थर्ड पार्टी ने या किसी ने भी अगर हमारे गुड्स को नुकसान पहुंचाया तो हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। राइट टू फाइल अ सूट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ ड्यूटीज इम्पोज्ड अपॉन अ बेली। अगर बेली की जो भी ड्यूटीज हैं, मैंने आपको बताया ना, बेली की जो भी ड्यूटीज हैं, अगर बेली अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर भी हम एक्शन ले सकते हैं, उसके ऊपर सूट फाइल कर सकते हैं। और अगर हमें कोई भी नुकसान हुआ है तो उसका कॉम्पनसेशन भी हम ले सकते हैं, है ना। अब राइट्स ऑफ बेली देख लो, बेली के क्या राइट्स होते हैं। तो सबसे पहले राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द ज्वाइंट बेलर। बिल्कुल अगर कई सारे ज्वाइंट, अगर मान लीजिए किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के कई सारे ओनर है, ज्वाइंट ओनर है, और बेली ने उनसे गुड्स को लिया है, तो भाई जितने भी ओनर हैं उनमें से किसी को भी वो गुड्स वापस कर सकता है। जिसको वापस किया मान लिया जाएगा कि गुड्स की डिलीवरी उसने वापस कर दी है। तो इफ सेवरल ज्वाइंट ओनर्स बेल टू द गुड्स, द बेली कैन डिलीवर गुड्स टू एनी वन ऑफ द ज्वाइंट ओनर। राइट टू इंडेमनिटी, बिल्कुल अगर अगर बेलर की वजह से बेली को कोई भी नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की भरपाई भी वो कर सकता है। बेली इज एंटाइटल्ड टू बी इंडेमनिफाइड by the bailor for any loss arising to him by reason that the bailor was not entitled to make the bailment। अगर बेलर बेलमेंट करने के लिए एलिजिबल नहीं था और उसके बावजूद उसने बेलमेंट किया और उसकी वजह से बेली को कोई भी नुकसान हुआ है तो उसको इंडेमनिफाई कर सकता है। राइट टू कॉम्पनसेशन, अगर उसको कोई भी नुकसान हुआ है, जैसे बेलर ने
फॉल्ट्स डिस्क्लोज नहीं किए, गुड्स में जो कमियां थी वो डिस्क्लोज नहीं किए, उसकी वजह से बेली को कोई भी नुकसान हो गया तो बेली उसको भी कॉम्पनसेट कर सकता है। तो बेली इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कॉम्पनसेशन फॉर लॉस कॉस्ट टू हिम ड्यू टू द फेलियर ऑफ द बेलर टू डिस्क्लोज एनी फॉल्ट्स in the goods known to him. If the bailment is for hire, the bailor will be liable to compensate even though he was not aware. ये हम लोगों ने लास्ट पे पढ़ा था। अगर नॉन ग्रेचुअस है तो फॉल्ट उसको पता हो या ना पता हो, लेकिन अगर ग्रेचुअस बेलमेंट है तो केवल नॉन फॉल्ट्स के लिए लाइबिलिटी अराइज होती है ना। हाँ, राइट टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ग्रेचुअस एक्सपेंसेस हैं तो फिर उस केस में नेसेसरी एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को रिकवर कर सकता है। तो देखो, इन केस ऑफ ग्रेचुअस बेलमेंट द बेलर शैल रीपे टू द बेली द नेसेसरी एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय हिम एंड एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ द बेलमेंट, है ना। राइट टू अप्लाई टू कोर्ट डिसाइड द टाइटल टू द गुड्स। अब अगर मान लो बेली ने बेलर से गुड्स लिए, बाद में पता चला कि यार ओनरशिप किसी और की है, अब इधर पता चला बेलर भी गुड्स मांग रहा है, रियल ओनर भी गुड्स मांग रहा है, तो बेली क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, सीधे जाएगा कोर्ट में, कोर्ट में कहेगा ये रखी है प्रॉपर्टी, अब आप डिसाइड करो कि किसको देना है ना। तो देखो, इफ द गुड्स बेल्ड आर क्लेम्ड बाय द पर्सन अदर देन द बेलर द बेली में अप्लाई टू द कोर्ट टू स्टॉप इट्स डिलीवरी एंड डिसाइड द टाइटल टू द गुड्स। वहां पर कोर्ट डिसाइड करेगी कि किसकी ओनरशिप है और किसको गुड्स की डिलीवरी जानी चाहिए। राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन फॉर पेमेंट ऑफ सर्विस। बिल्कुल, देखो लीन का मतलब क्या होता है? लीन का मतलब होता है राइट टू रिटेन, गुड्स को अपने पास में रखने का अधिकार। अगर बेली ने कुछ भी पैसा खर्च किया है, ठीक है, अगर बेली ने कुछ भी पैसा खर्च किया है तो उसके पास में राइट है। क्या राइट है? वो गुड्स को अपने पास में रिटेन कर लेगा जब तक उसको कॉम्पनसेशन नहीं मिल जाता है। या अगर बेली ने कुछ भी स्किल्स, नॉलेज, लेबर, ये सारी चीजें करी हैं तो जब तक उसको पैसे नहीं मिल जाते तब तक वो गुड्स को रिटेन कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास में एक सॉलिड गोल्ड है, गोल्ड की ब्रिक है, सोने का बिस्किट। मैं किसी ज्वेलरी शॉप में गया और मैंने उससे कहा कि भाई इसकी ज्वेलरी बना दो, इसकी 2 चेन और 2 रिंग बना दो। उसने कहा ठीक है। गोल्ड किसका है? मेरा है। ओनरशिप किसकी है? मेरी है। मैं उसको पोजीशन दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? वो अपनी लेबर और अपनी स्किल को यूज करेगा और उसको मॉडिफाई करके मेरे को वापस कर देगा। ये ट्रांजैक्शन जो है ये बेलमेंट का ही है, ये खरीदने और बेचने का नहीं है। अगर मैं उससे नई ज्वेलरी खरीद रहा होता, ये सेल का ट्रांजैक्शन होता। यहाँ तो गोल्ड भी मेरा है, बस वो मॉडिफाई करके ले रहा है। वो क्या लेगा? वो मेकिंग चार्जेस लेगा, लेबर चार्जेस लेगा। अब अगर उसने मेरे से लेबर चार्जेस मांगे, मैंने कहा यार गोल्ड तो मेरा है, सब कुछ मेरा है, मैं तुम्हें क्यों दूं और तुम इसको रख भी नहीं सकते। नहीं, वो रख सकता है, वो बिल्कुल रख सकता है। वहां पर मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरे गोल्ड की बनी हुई चेन है, मेरे गोल्ड की बनी हुई रिंग है, आप उसको कैसे रख सकते हो? बिल्कुल रख सकता है। जब तक उसको उसके मेकिंग चार्जेस, उसके लेबर चार्जेस नहीं मिल जाते तब तक वो उन चेन को और रिंग को अपने पास में रिटेन कर सकता है। दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ लीन। तो देखो, इन केस बेली हैज रेंडर्ड सर्विस इन्वॉल्विंग एक्सरसाइज ऑफ लेबर और स्किल, he has a right to retain such goods until he receive due remuneration for the service। तो जब तक उसको उसका पैसा नहीं मिल जाता, जब तक उसको उसके मेकिंग चार्जेस नहीं मिल जाते, तब तक वो गुड्स को अपने पास में रिटेन कर सकता है। राइट ऑफ जनरल लीन। देखो, राइट एक होता है पर्टिकुलर लीन, जो मैंने एग्जांपल आपको दिया वो पर्टिकुलर लीन का था, जिसमें एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में हम प्रॉपर्टी को रिटेन कर रहे हैं। जनरल लीन का मतलब होता है किसी भी डेट को, किसी भी पुराने डेट को या किसी भी तरीके के डेट को रिकवर करने के लिए अगर हम अभी की प्रॉपर्टी को रिटेन कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है जनरल लीन। जैसे अगर मेरे किसी से पुराने पैसे लेने बकाया है, ठीक है, मुझे उससे पुराने कोई पैसे लेने, मान लीजिए कि मैं एक सॉलिसिटर हूं, ठीक है, किसी क्लाइंट के पुराने पैसे मेरे पास में बकाया है। अब उसकी कोई नई फाइल आई मेरे पास में, मैंने उस फाइल को रिटेन कर लिया। मैंने कहा पहले पुराने वाले पैसे दो तब ये फाइल दूंगा। ये फाइल क्या होगी? उसकी प्रॉपर्टी हो गई, उसको मैं रिटेन कर रहा हूं पुराने डेट को रिकवर करने के लिए। पर्टिकुलर लीन क्या होता है? सेम ट्रांजैक्शन का पैसा, सेम उसी समय की प्रॉपर्टी को हम रिटेन कर रहे हैं, यानी कि एक ही ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें पुराने वाले डेट को रिकवर करने के लिए हम अभी की प्रॉपर्टी को रिटेन कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड जनरल लीन। जनरल लीन ज्यादातर केस में जो बैंक होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, सॉलिसिटर होते हैं, वारफिंगर होते हैं, ये लोग अप्लाई करते हैं, है ना। देखो,
Bankers, factors, warfingers, attorneys of high court and policy broker may, in the absence of contract to the contrary, retain as the security of a general balance of account any goods bailed to them. No other person have a right to retain as a security for such balance goods bailed to them unless there is an express contract to the effect. तो भाई जनरल लीन पे आप एक्सरसाइज तभी कर सकते हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं ना और उसी बैंक से लोन लेते हैं, मान लो एक ही बैंक में आपका अकाउंट भी है और आपने लोन भी लिया है, तो दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन हुए, दोनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बने। अब वहां पर जब आप लोन लेते हो ना तो बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होता है कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो बैंक आपके सेविंग बैंक अकाउंट पे लीन पे एक्सरसाइज कर लेगा, यानी सेविंग बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा हुआ है ना उसको रिटेन कर लेगा, आपको देगा नहीं तब तक जब तक आप लोन वापस नहीं कर देते हो। तो यहां पर एक अकाउंट के पैसे दूसरे अकाउंट से रिकवर हो रहे हैं, लेकिन ये आप तब कर सकते हो जब ये कॉन्ट्रैक्ट की एक्सप्रेस टर्म्स और कंडीशन में लिखा होगा, ये इंप्लाइड नहीं है, ये एक्सप्रेस होना चाहिए, है ना। आगे देखते हैं एग्जाम्पल बेटा एक बार देख लेना, बिल्कुल सेम वैसे ही है, ना समझ में आए तो फिर एक बार, ठीक है। चलो अब देखो टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। अब बेलमेंट टर्मिनेट कैसे होगा? अगर किसी फिक्स पीरियड के लिए था तो जैसे वो फिक्स पीरियड एक्सपायर होगा बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस, अगर किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए था तो जैसे ही वो पर्पस पूरा होगा बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। अगर बेलर या बेली में से किसी की डेथ हो गई तो वहां पर भी बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। अगर बेली गलत इस्तेमाल कर रहा है गुड्स को तो बेलर कभी भी गुड्स को वापस ले सकता है। और अगर सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया या उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करवाया बेली ने तो वहां पर भी बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये सारी केसेस होती हैं जहां पर बेलमेंट टर्मिनेट होता है। तो इतना था आपका बेलमेंट। नेक्स्ट आता है प्लेज। प्लेज का मतलब क्या होता है? प्लेज इज द पार्ट ऑफ बेलमेंट। प्लेज इज द पार्ट ऑफ बेलमेंट। प्लेज में भी गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ओनरशिप नहीं, ओनली पोजीशन, केवल और केवल पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। पर्पस क्या है? पर्पस है डेट को, लोन को सिक्योर्ड करना। प्लेज को हिंदी में बोलते हैं गिरवी रखना। प्लेज का मतलब क्या होता है? गिरवी रखना। जब हम किसी गुड्स को, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं तो उसको बोलते हैं प्लेज। जब किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखा जाता है तो उसको बोला जाता है मॉर्गेज। मॉर्गेज और प्लेज में दोनों में फर्क होता है। यहां पर हम गुड्स की बात कर रहे हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो यहां पर हम प्लेज की बात करेंगे, ठीक। तो प्लेज इज अ पार्ट ऑफ बेलमेंट जिसमें गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर होता है, लेकिन उसका पर्पस क्या होता है? फॉर प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू द लोन। लोन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए प्लेज किया जाता है। तो देखो इसमें भी दो पार्टीज होती हैं, एक होता है पॉनर और एक होता है पॉनी, ठीक है। मीनिंग बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। दो पार्टीज होती हैं, पॉनर, जो बेलर होता है उसको बोलते हैं पॉनर और जो बेली होता है उसको बोलते हैं पॉनी। जो लोन ले रहा है, जो गिरवी रख रहा है उसको बोलेंगे पॉनर और जिसके पास में गिरवी रखा जा रहा है उसको बोलेंगे पॉनी। एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, ठीक है। प्लेज के एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट है। ऑब्वियसली देयर शैल बी अ बेलमेंट फॉर सिक्योरिटी अगेंस्ट पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। तो बेसिकली यहां पर बेलमेंट होता है, इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है लोन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर होता है प्लेज। सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्लेज इज गुड्स। सब्जेक्ट मैटर क्या होते हैं? गुड्स, जो गुड्स की डिलीवरी होती है। गुड्स प्लेज फॉर शैल बी इन एग्जिस्टेंस। तो जिन गुड्स को आप प्लेज कर रहे हो वो एग्जिस्टेंस में होने चाहिए, एग्जिस्टिंग गुड्स होने चाहिए। देयर शैल बी द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेजर टू प्लेजी, और गुड्स की डिलीवरी होना जरूरी है। पॉनर के पास से पॉनी के पास में गुड्स की डिलीवरी होना जरूरी है। और यहां पर आपका डिफरेंस दिया हुआ है बेलमेंट और प्लेज में। बेलमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया, प्लेज हम लोगों ने पढ़ लिया, तो एक बार इसका डिफरेंस आप लोग पढ़िएगा, 100% समझ में आ जाएगा, है ना। प्लेज में एक चीज और है, वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, कि अगर किसी के पास में ओनरशिप नहीं है तो क्या वो प्लेज कर सकता है? अगर मेरे पास में किसी चीज की ओनरशिप नहीं है तो क्या मैं प्लेज कर सकता हूं उन गुड्स को?
ठीक है। तो वैसे तो वो किसी भी चीज को प्लेज करने के लिए आपके पास में उसकी टाइटलशिप यानी कि ओनरशिप होना जरूरी है, तो हम लोगों ने बेलमेंट में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पर अगर ओनरशिप नहीं है तो भी गुड्स को प्लेज किया जा सकता है, जैसे मर्केंटाइल एजेंट हो गया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना। तो यहां पर इसको एक बार आप देख लीजिएगा, अगर किसी का प्रॉपर्टी में लिमिटेड इंटरेस्ट है, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, वहां पर कोई भी 4-5 पॉइंट्स आप याद कर लेना जो भी आपको आसान लगे, ठीक है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है प्लेज में, ठीक। अब इसकी लास्ट यूनिट बची हुई है लॉ ऑफ एजेंसी। तो लॉ ऑफ एजेंसी हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एजेंसी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन हम लोगों को करना तो पूरा का पूरा रिवीजन है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ एजेंसी यूनिट 9 के साथ में। उसके बाद में हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।